बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेट 12th लेवल के लिए PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन। इन क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में अपन इनके साथ जो ऑप्शंस आए हैं, चारों ऑप्शंस, इनको भी अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का वीडियो और चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते अपने आज का वीडियो और पहला प्रश्न है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में स्पेस का संचय हो जाता है, यानी रक्त में किसका संचय हो जाए कि इंसान को पीलिया हो जाता है। संचय का मतलब एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो पहले तो इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका आंसर है बिलीरुबिन नामक जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन है भाई रक्त में पाए जाने वाली। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब आदमी को क्या है या इंसान को क्या है, पीलिया रोग हो जाता है। अब ग्लोबुलिन भी अपने पास प्रोटीन होती है जो रक्त में पाई जाती है, एल्बुमिन भी प्रोटीन होती है, हीमोग्लोबिन भी अपने पास क्या होती है, रक्त में पाया जाता है। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, जहाँ पे समझाने वाली बात होगी वो समझाएंगे भी। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट दे रखा है वो दे रखा है इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यानी अपने पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें मैं आप लोगों को अच्छी बात समझाने वाला हूँ। पहले बात करते हैं इसके आंसर की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो वो है आपके पास लेजर जो प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं डिजी व्हील है, इसके अलावा डॉट मैट्रिक्स है, इसके अलावा बात करें ड्रम है, तो ये सारे अपने पास क्या है, ये इम्पैक्ट जो प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं सारे। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में होता क्या है, इसमें एक रिबन होता है, जो टाइप में रिबन होता है, इस रिबन में क्या है, स्याही होती है, स्याही होती है। इसको दबाने से क्या है आपके पास अक्सर है वो अपने पास प्रिंट होते हैं। अब ये तो हो गए अपने पास पुराने। अब अपने पास जो मॉडर्न प्रिंटर है वो है लेजर टेक्नोलॉजी पे। इसमें क्या है, किसी प्रकार का रिबन नहीं होता है, इसमें रिबन नहीं होता है, इसमें केवल अपने पास जो लेज़र लाइट्स वगैरह जो होती है उसके द्वारा अपने पास जो प्रिंट है वो कार्य होता है। तो बस ये ध्यान में रखना कि जो लेज़र है वो आपके पास नॉन इम्पैक्ट है और बाकी सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपके पास सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इसका हिंदी अर्थ बताना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही है। सार्वभौमिक ग्राही का मतलब होता है सबसे प्राप्त करने वाला ब्लड ग्रुप, सबसे प्राप्त करने वाला, यानी जो सबसे ले सकता है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो इसके बारे में आपको आंसर बता देते हैं। सबसे पहले AB पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, यानी ये सभी से ब्लड ले सकता है। अब बात करते हैं इनके बारे में, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अगर अपन बात करें सर्वदाता ब्लड की तो O नेगेटिव जो होता है वो सर्वदाता ब्लड होता है भाई, सर्वदाता ब्लड होता है या रक्त होता है, यानी O नेगेटिव वाला हर किसी को ब्लड दे सकता है, रक्त दे सकता है। अब बात करते हैं AB नेगेटिव, तो ये इसके बारे में कुछ नहीं है। O पॉजिटिव की बात करें, ये आपके पास इसको O नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है, रक्त O जो पॉजिटिव O नेगेटिव को रक्त नहीं दे सकता, बाकी सभी को रक्त दे सकता है। तो ये भी अपने पास क्या होता है, सर्वदाता होता है। बस आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि अगर आपके O नेगेटिव नहीं आ रखा है तो ही आप O पॉजिटिव को क्या है, सर्वदाता कहोगे, अन्यथा सर्वदाता नहीं कहोगे। सर्वदाता किसको कहोगे, O नेगेटिव को कहोगे। बात करते हैं नेक्स्ट है सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवाई का नाम क्या है। आप सभी जानते हो बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। सिनकोना से हमें कुनेन की दवाई है, कुनेन है वो मिलती है, और जो कुनेन है वो मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया जो बुखार होता है, जो मलेरिया बुखार होता है उसके इलाज में कुनेन दवा काम आती है। अब बात करते हैं ये जो मलेरिया है वो किसके द्वारा फैलता है, भाई ये मादा एनाफिलीज है, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है
उसके लार्वा से क्या है, ये बीमारी फैलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर की बात कर लेते हैं कि जो बैंकिंग उद्योग होता है उसमें आपके पास ईस्ट जो कवक होता है, ईस्ट जो कवक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट है वो है द हेडिंग ऑफ ए लेटर कंसिस्ट ऑफ। अब इसके बारे में मैंने क्लास भी डाल रखी है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो एक लेटर होता है, जो ऑफिशियल लेटर जिसको अपन फॉर्मल लेटर बोलते हैं, मैंने ये सारा समझा रखा अपनी क्लास में। फॉर्मल जो लेटर होता है उसकी जो हेडिंग होती है उसमें सबसे ऊपर राइटर्स एड्रेस लिखा जाता है और उसकी नीचे डेट लिखी जाती है। अब मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे ऊपर अपने पास क्या राइटर्स एड्रेस आता है, इस दिनांक के नीचे, राइटर्स एड्रेस के नीचे दिनांक आते हैं, दिनांक के नीचे आपके पास रिसिपिएंट्स एड्रेस आता है। अब ये रिसिपिएंट्स आप जानते होंगे कौन क्या क्या होता है। रिसिपिएंट्स होता है प्राप्त करने वाला, प्राप्त करने वाले का जो पता है वो इसके नीचे लिखा जाता है। उसके नीचे आपके पास सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये आपको क्रम बता रहा हूँ क्योंकि आ सकता है। सब्जेक्ट के नीचे आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, जो सैल्यूटेशन है उसके नीचे आपको क्या है, लेटर बॉडी लिखनी होती है। जो लेटर बॉडी होती है यानी लेटर का जो जितना भी मैटर है वो यहाँ पे लिख देते हैं। इसके नीचे आपको एंडिंग वर्ड लिखने होते हैं, एंडिंग वर्ड। ये सारे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं। अगर आपको ज़्यादा और डिटेल देखनी है तो मेरी जो लेटर्स की क्लास है उसमें देख लेना, मैंने सारा कुछ समझा रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में दो तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। अब वो कौन सी है, यानी प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट अपने पास क्या एमएस ऑफिस में होता है भाई, पावर पॉइंट, इसमें अपन क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं। और स्लाइड के साथ आप अगर म्यूजिक जोड़ना चाहते हो, साउंड इफेक्ट डालना चाहते हो, तो उसमें अपने पास दो फाइलें होती हैं। कौन कौन सी, एक तो .wav और इसके अलावा .mid, ये दोनों फाइलें होती हैं जिनको अपन साउंड इफेक्ट करने के लिए पावर पॉइंट में काम में लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है लिथियम और मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह, यानी जो लिथियम धातु है और जो मैग्नीशियम धातु है उन दोनों में अपने पास समानता होती है। किस कारण से समान होते हैं, ये इस कारण से समान होते हैं क्योंकि इनमें समान आयनिक विभव पाया जाता है, इस कारण से ये दोनों समान होती है। करते हैं नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, यानी ये जो योजना है मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई, इसमें अपने पास राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या है, उपक्रमों की स्थापना करना, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। तो ये दोनों तथ्य सही है भाई। अब इसने क्या किया, ऑप्शन में हम दोनों को इसमें लिख दिया भाई, क्या लिखा है, उपक्रम की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है पुन्नेट वर्ग में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो जो पुन्नेट वर्ग होता है विज्ञान का, उसमें हम आनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, ये क्वेश्चन मैंने अपने पीछे के जो वीडियोस हैं उसमें भी समझाया है और उसमें मैंने इसके लिए क्लास भी अपलोड कर रखी है। तो आपको अगर डिटेल देखनी है तो आप वो क्लास देख लेना। इसका आंसर बहुत आसान है, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। डिटेल के लिए आप क्लास देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती है। अपच का मतलब पेट से संबंधित, पेट में अगर कोई चीज़ पच नहीं रही है वो अपच होती है। तो कौन सी दवाइयाँ हैं जो अपच में काम में आती है, तो इसमें अपने बात करें तो इसका आंसर होता है प्रतेमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। तो एंटासिड जो दवाई है वो आपके पास अपच में काम आती है। बात करते हैं प्रतिरोधी का मतलब होता है एंटीबायोटिक, ये आपको ध्यान में रखना। एंटीबायोटिक मतलब रोग से लड़ने की अपनी क्षमता वो बढ़ा देता है एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं पीड़ाहारी। पीड़ाहारी का मतलब होता है जैसे अपने शरीर में दर्द वगैरह हो गया है वहाँ पे अपन इसकी दवाई लेते हैं। अब बात करते हैं कीटाणुरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक। अब ये किस काम आती है, त्वचा पे जो फुंसी वगैरह हो जाती है उसके लिए अपन किसका काम में करते हैं, एंटीसेप्टिक यानी कीटाणुरोधी का काम लेते हैं। तो इन सभी दवाइयों के आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है सुरभि और सुरभि शब्द युग्म के सही अर्थ का चयन कीजिए। यानी कहने का मतलब इस सुरभि का क्या अर्थ होता है, इस सुरभि का अर्थ क्या होता है। तो इसका मैं अर्थ ही बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। पहले जो सुरभि है उसका मतलब सुगंध या गंध होता है और दूसरा जो सुरभि है उसका मतलब गाय होता है। तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट आता है किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ है।
यानी कहने का मतलब इस शैली की बात करें तो अपने जो पीछे के वीडियो हैं, जो पेपर मैंने सोल्व कराए थे, उनमें मैंने बता दिया, आसानी से डिटेल से बताया हुआ है। इसमें सीधे केवल आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर है सामंत सिंह। सामंत सिंह के काल में अपने पास जो किशनगढ़ शैली है वो स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुई थी, अपने स्वतंत्र स्वरूप में आई थी। इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसको अपन नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, नागरीदास के नाम से भी फेमस हुए हैं सामंत सिंह। अगर आप के चित्रकार की बात करें तो वो मोर ध्वज निहाल चंद थे, मोर ध्वज निहाल चंद। बस इतना बताएंगे, बाकी आप वहाँ पे देख लेना, मैंने सारा कुछ समझा रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर है कोटा सुपर तापीय ऊर्जा जो है वो आपके पास कोयला आधारित सबसे पहले उत्पादन संयंत्र, विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कहाँ पे, तो आपको पता ही कोटा जिले में है, इसमें अपने नाम से पता चल रहा है। बात करते हैं इसमें उत्पादन कितना होता है, तो वो होता है 1240 मेगावाट, ये ध्यान में रखना। बात करते हैं नेक्स्ट छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब पहले तो बात करते हैं कहाँ है, किस जिले में है, तो ये आपके पास 12 जिले में है। कौन से जिले में? 12 जिले में। अब बात करते हैं इसका उत्पादन कितना होता है, इसमें उत्पादन कितना होता है, इसमें आपके पास 2320 मेगावाट है बिजली है वो उत्पादित की जाती है। अब बात करते हैं कालीसिंध के बारे में, तो कालीसिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र ये कौन से जिले में है, ये आपके पास झालावाड़ जिले में है, झालावाड़ जिले में। अब बात करते हैं ये उत्पादन कितनी करते हैं, तो इस पे आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 600 प्लस 600 यानी 12 टोटल हो गए, 1200 मेगावाट का उत्पादन होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है सूरत तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कौन से जिले में, तो ये आपके पास श्री गंगानगर जिले में है। आपको ध्यान में रखना भाई, ये गंगानगर। अब आपके पास कूट मिलान आ सकता है इसके बारे में, अगर सेट में नहीं आता है तो कोई भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका ये पूछा जा सकता है कौन से जो थर्मल पावर प्लांट है वो कौन से जिले में है। अब बात करते हैं ये उत्पादन कितना करता है आपके पास 1500 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित करता है सूरत तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो इन चारों के बारे में मैंने बेसिक बातें वो सारी बता दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। तो इसके बारे में ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आमेर के किले में स्थित है भाई। और ये बनाया किसके द्वारा गया था ये आपको बताना जरूरी है। ये बनाया गया था सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह जो द्वितीय थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। बात करते हैं इन दोनों को तो छोड़ देते हैं क्योंकि इनमें तो है नहीं। बात करते हैं मेहरानगढ़ में, तो मेहरानगढ़ में आपके पास चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता वही जो आकाशीय बिजली गिरने से खंडित हो गया था ये मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये ध्यान में रखना है कि कौन सी माता का मंदिर है जो आकाशीय बिजली के कारण खंडित हो गया था। तो ये आपके पास चामुंडा माता मंदिर है। कौन से किले में? मेहरानगढ़ किले में। मेहरानगढ़ कहाँ पे? जोधपुर में। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। अब पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। आंसर आएगा इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब इसका जो कार्यकाल है वो बता देते हैं। जो इसका कार्यकाल है वो है 1956 से लेकर 61 तक। और आपकी ये जो अपने पास पंचायती राज व्यवस्था है वो कब लागू हुई थी, तो ये आपके पास 2 अक्टूबर 1959 को है इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसी डेट में आ गई अपने पास। अब इस परियोजना के बारे में, इस योजना के बारे में एक और बात बता देते हैं। इसमें आपके पास सार्वजनिक क्षेत्र व त्वरित विकास के मॉडल पर आधारित थी। यानी ये जो लक्ष्य है वो लिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का। तो ये जो मुख्य बात है वो मैंने बता दी। बात करते हैं चतुर्थ की। इसकी बात क्यों करें ये भी बता देते हैं। इसकी बात करें तो इसका कार्यकाल जो था वो अपने पास 1969 लेकर 1974 तक है वो इसका कार्यकाल था पंचवर्षीय योजना का। अब इसमें बात करते हैं एक जो इम्पोर्टेंट बात है, इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस परियोजना में, इस पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये ध्यान में रखना भाई, कौन सी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये याद रखना। अब इसका कार्यकाल कौन सा है, तो इसका कार्यकाल आपके पास 1951 से 56 तक है। बात करते हैं इसकी तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तो इसका कार्यकाल बताएं, तो इसका कार्यकाल है 1961 से लेकर 66 तक।
अब ये 1966 में खत्म हो गई, जबकि चौथी जो है वो 1969 में शुरू हुई थी। अब 1969 में इसके बीच में आपके पास एक एक वर्ष की योजना बनाई गई थी 3 साल तक। उसके बाद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो लागू की गई थी। आपको जो बेसिक बातें वो सारी मैंने बता दी है। बात करते हैं नेक्स्ट है एबोनी वृक्ष वनों में मिलते हैं, यानी कौन से वनों में है एबोनी वृक्ष वो मिलते हैं। तो ये आपके पास एबोनी जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उनमें सम्मिलित होता है। बात करते हैं पर्णपाती मानसून वन कौन से होते हैं। तो इनकी बात करें तो इनमें वे वृक्ष सम्मिलित होते हैं जो हर वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष अपने पत्ते गिराते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं या पत्तियां गिरा देते हैं। ये ध्यान में रखना, पर्णपाती इनको कहते हैं। शंकुधारी सदाबहार वन, इनकी बात करें तो ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में, और ये शंकु के आकार के होते हैं भाई, ये है। बात करते हैं नेक्स्ट भूमध्य सागरीय की बात करें तो ये आपके पास जो अपने पास भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हुए अक्षांश जो होते हैं 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री जो अक्षांश है उनके मध्य पाए जाते हैं कौन से भूमध्य सागरीय वन। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। तो यानी कार्बन के सारे रूप है अपने पास, ग्रेफाइट भी कार्बन का है, हीरा भी है, अब फुलरिन भी है। तो इसमें अपने पास कौन सा है, तो इसमें जो फुलरिन है वो अपने पास जियोडेसिक गुंबद जैसा होता है। इसमें समझाने वाली बात और नहीं है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में कम होती है। ये ध्यान में रखना भाई, यानी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं जिनको अपन क्या कहते हैं WBC कहते हैं, वो RBC से कम होती है। अब क्वेश्चन इसका दूसरा विपरीत भी हो सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो वो हो सकता है कि जो RBC या लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो श्वेत रुधिर कणिकाओं की तुलना में, तो अगर ऐसा पूछे तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं WBC है वो अधिक होती है WBC के बजाय। तो इसमें और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बात करते हैं अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, ये गलत है इसमें। अब इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है, वो आपके पास क्या होता है उच्च न्यायालय का, उच्च जो न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, उसका जो न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष बनता है, वो भी सेवानिवृत्त। तो बस उच्च न्यायालय का होता है, उच्चतम न्यायालय का नहीं। तो ये गलत हो गया। बात करते हैं इसकी, अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा हो रहे हो, या तो वो अभी वर्तमान में कार्यरत हो या वहाँ पे वो रहे हो, इसका मतलब रिटायरमेंट हो चुके हो, जो व्यक्ति है वो सदस्य बनते हैं राज्य मानवाधिकार के। बात करते हैं नेक्स्ट, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा, बिल्कुल गवर्नर द्वारा की जाती है। राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल नियुक्ति करता है वो किसकी अनुशंसा पे करता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एक समिति बनाई जाती है, एक समिति का निर्माण किया जाता है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो मुख्यमंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, सेट में नहीं आया तो किसी अन्य एग्जाम में पक्का आ सकता है। बात करते हैं और कौन होता है, तो इसमें अपने पास जो राज्य होता है उसका गृह मंत्री होता है। इसके बाद में बात करें और कौन होता है, तो अपने पास विधानसभा अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष ये भी होता है इसमें आपके पास, तो ये ध्यान में रखना है। बात करें और कौन होता है, तो विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष का नेता वो भी इसमें क्या है सम्मिलित होता है, किसमें, इस समिति में। और ये जब समिति अपने पास सिफारिश करती है गवर्नर से, तब गवर्नर है इनके अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू में रन कमांड का कार्य। तो ये अपने पास कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें अपन बात करें तो जो स्टार्ट मेनू होता है, स्टार्ट मेनू में जब अपन रन टाइप करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अपन कोई प्रोग्राम है उसको चालू करना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम चालू करना। बात करते हैं नेक्स्ट है विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को स्पेस कहा जाता है। इसमें आपके पास आंसर बता देते हैं, इसमें एलील कहा जाता है और इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है।
बात करते हैं नेक्स्ट है वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो इस पर्सन के अनुसार देखें तो इसमें आपके पास कुल है वो नगर निगम 10 है, लेकिन अगर अपन वर्तमान की बात करें 2024 की बात करें 2024 में तो आपके पास नगर निगमों की संख्या कितनी है 13 है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है गो थ्रू द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कहने का मतलब ये पोएम पढ़कर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसका जो पॉइंट है द मेन आइडिया ऑफ द पोएम पूछा भाई, तो इसका जो मेन आइडिया है वो है इनोसेंट आर हेल्पलेस दे सफर एंड गिव अप देयर लाइफ, इसका जो मुख्य आइडिया वो ये है, तो इसका आंसर है वो ये रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके कर्क रेखा के बारे में डिटेल से बात हो चुकी है अपने पीछे वाले पेपर्स में। इसकी बात करें तो इसमें आपके पास आंसर आएगा बांसवाड़ा, और अगर अपन बात करें इसके क्या है मध्य से गुजरती है, ये कौन सी रेखा कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। दूसरे जिले की बात करें इसके बारे में तो दूसरा जो जिला है वो है आपके पास डूंगरपुर, लेकिन डूंगरपुर के मध्य से नहीं, केवल इसकी दक्षिणी जो सीमा है, जो दक्षिणी सीमा है उसको छू कर निकलती है, यानी इसके अब बात करते हैं नेक्स्ट है विषम चुनिए, यानी अपने पास 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो बात करते हैं ओरेकल की, इसके अलावा बात करते हैं MySQL की, इसके अलावा बात करते हैं MS एक्सेस की। तो ये सारे जो है अपने के पास तीनों ये डाटाबेस, ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है भाई, ये सारे ये ध्यान में रखना आप लोग। अब बात करते हैं ये क्या है, तो जो C++ है ये आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो आपके पास चेंज क्या हो गया कंप्यूटर लैंग्वेज है, आपका ये ऑप्शन हो जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मशीनी भाषा है कौन सी C++। बात करते हैं नेक्स्ट है मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में सर्वनाम। तो इस वाक्य में सर्वनाम की बात करें तो मैं आप, जिसमें मैं आप ही कर लूँगा, मैं स्वयं ही कर लूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा, वो सारे आपके पास क्या होते हैं निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा C। निश्चयवाचक की बात करें तो जिसमें आपके पास संकेत करता है, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो इसमें जो यह शब्द आया है वो आपके पास निश्चयवाचक होता है। बात करते हैं संबंधवाचक, जो आपस में संबंध बताता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा बताया ना, यह पुस्तक मेरी है। प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसका, वो सारे प्रश्नवाचक आते हैं, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर उड़ते हैं, इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इस सिद्धांत का जो प्रयोग किया जाता है वो अपकेंद्रण में किया जाता है, इसमें और ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं है। अपकेंद्रण के द्वारा क्या आते हैं कि जो हल्की वस्तु होती है, हल्के कण होते हैं वो ऊपर उड़ जाते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो आपके पास नीचे बैठ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कब की बात करें, 18 दिसंबर 2022 के अनुसार, यानी 2022 से कौन है। तो इसकी बात करें आंसर आएगा आपका इसमें श्रीमती रेखा शर्मा। अब बात करते हैं इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है 31 जनवरी 1992 को है इसका गठन किया गया था। इसमें बस और ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ये भी एक अपने पास आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। इसका आंसर आएगा 1 अप्रैल 1973 को है भारत में बाघ परियोजना है वो शुरू की गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। तो ट्रेंच आयोग है वो कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये आपके पास क्या है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। तो इसके बारे में बाकी डिटेल है वो अपने पीछे के जो पेपर्स हैं उसमें हो चुकी है भाई, कि जोलिया किसान आंदोलन में, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, इनकी बातें हो चुकी है, तो आप वहाँ पे देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, यानी जो तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, तो वो होती है पादप पल्लवक से। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पादप पल्लवक। बात करते हैं नेक्स्ट है महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो महाराजा उमेद मिल है वो आपके पास पाली जिले में है, इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है
उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त कराया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नागभट्ट प्रथम। ये जो थे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर नागभट्ट प्रथम होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यानी आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ही ऑर्डर्ड देम टू लॉक द डोर। इस वाक्य का ये तो क्या है, इनडायरेक्ट, आपके पास वाक्य इनडायरेक्ट बना हुआ है भाई, इनडायरेक्ट वाक्य है। इसका क्या करना है, इसका आपको डायरेक्ट बनाना है। अब मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं वो सारी बातें क्लास में बता रखी है। अब इसका बता देते हैं। जिस वाक्य में आरवी को ऑर्डर्ड में चेंज किया हुआ होता है, इसका मतलब है उसके आरएस का जो वाक्य होता है, जो आरएस का वाक्य होता है उसमें ऑर्डर होता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब ऑर्डर वाला वाक्य देखें तो प्लीज़ जिस वाक्य में आता है वो रिक्वेस्ट वाला वाक्य होता है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें आपके पास क्या आ रखा है, कंजक्शन टू आ रखा है। और कंजक्शन टू कब होता है, जब आरएस का वाक्य किसी वर्ब से शुरू हो तो ही अपन क्या है, टू कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर वो सब्जेक्ट से शुरू हो तो अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं लॉक द डोर, ही टेल्स देम। अब इसमें अपने पास टेल्स आ रखा है, टेल्स का मतलब तो पहले से अपने पास क्या है, ये टेल्स क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, जबकि यहाँ पे ऑर्डर्ड है वो पास्ट इंडिफिनिट में है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड देम लॉक द डोर। आपका ऑप्शन है ये सही होता है। मैंने ये सारी बातें समझा रखी है वहाँ पे अपनी क्लास में, आप वो देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट है जोधपुर का प्रसिद्ध बादला। इसके बारे में भी मैंने अपनी पीछे की क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। निम्न में से क्या है, इसकी बात करें तो ये जस्ते से बना पानी का पात्र है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है अपनी पीछे की क्लास में, आप वो देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त है। तो इसमें आपके पास सजावट जो है वो अपने प्रत्ययुक्त है, और प्रत्यय से संबंधित क्लास है वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है सुनील सर के द्वारा, आप वो देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सही शब्द की बात करें तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा कृतज्ञ और कृतज्ञ। ये दोनों आपके पास में क्या है, सही है, बाकी सारे ये गलत है भाई। तो ये आपको ध्यान में रखना और विलोम शब्द याद ही करने पड़ेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड। अब ये ट्रिपलेट कोड है वो आपके केमिस्ट्री में चलते हैं, तो इसके बारे में सीधा उत्तर बताऊंगा भाई। इसका आंसर आएगा UAA, और ये बड़े टफ टॉपिक है भाई, आपको याद ही करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस। और ये क्लास भी मैंने अपलोड कर रखी है भाई, अगर आप अपने जो क्वेश्चन वो गलत नहीं करना चाहते हैं आप वो देखना भाई। अब बात करते हैं इसकी, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, हमें अच्छी न्यूज़ की या गुड न्यूज़ की वो आशा है। अब बात करते हैं इसमें, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, गुड न्यूज़, तो सबसे पहले गुड न्यूज़ आएगा। टेंस कौन सा है, एक्सपेक्ट है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में अपन क्या करते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर में चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है, तो इसी में आई और बाकी किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है 30 अक्टूबर 2022 को, है तो प्रश्न पुराना है लेकिन आपको ये नदी याद रखनी है भाई। गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया था, ये किस नदी पर बनाया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो मच्छू नदी है। मैंने प्रश्न केवल मच्छू नदी के लिए आपको बताया है, आप ये मच्छू नदी है वो ध्यान में रखना, कहाँ पर है, ये गुजरात में है, इसलिए बताया क्योंकि नदियों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट है आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास जो कैरेक्टर होते हैं वो 128 होते हैं, इसमें और समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी जानते हो, किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसमें बात करते हैं तो जो महीने का नाम होता है व्यक्तिवाचक होता है, पृथ्वी है वो व्यक्तिवाचक है, चांदनी चौक है स्थान का नाम भी व्यक्तिवाचक होता है, और जो प्रदीप है व्यक्ति का नाम है वो भी आपके पास क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है। बाकी सभी में अपने पास बकरी है, घड़ी है, चाचा है, होली है, चाचा कॉमन नाउन होता है, तो ये नहीं होते भाई। यानी कहने का मतलब सीधा जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये आपका आंसर इसमें सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण स्पेस ने करवाया। अब बात करते हैं पहले तो जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने।
अब महाराजा सरदार सिंह ने किसकी याद में बनाया, तो इनके जब पिता की मृत्यु हुई थी जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह कौन थे, इनके पिता थे जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में इन्होंने अपने पिता की याद में बनवाया था भाई, पिता की याद में ये बनवाया था इनकी समाधि स्थल जिसको अपन कहते हैं। तो जसवंत थड़ा क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये समाधि स्थल है किसका, जसवंत सिंह का समाधि स्थल, बस ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मैं क्रम बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आती है गुरु शिखर, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, गुरु शिखर। उसके बाद में बात करें तो शेरगढ़, तो दूसरे नंबर की आपके पता चल गई होगी शेरगढ़। इसके बाद में बात करें तो जरगा, ये हो गई। इसके बाद में बात करें तो दिलवाड़ा, ये आपको ध्यान में रखना भाई, दिलवाड़ा चोटी है वो चौथे नंबर पे आती है। पाँचवें नंबर पे आपके पास आती है अचलगढ़। तो 5 चोटियाँ मैंने बताई आप लोगों को जो सबसे ऊंची है। अब इसमें बात करें तो गुरु शिखर, शेरगढ़ और जो जरगा है वो उदयपुर में है, ये ध्यान में रखना भाई। जो 3 सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनमें तीसरे नंबर की चोटी है वो उदयपुर में है, ये आपके पास सिरोही में है। ये कहाँ पे है, सिरोही में। और शेरगढ़ भी सिरोही में, दिलवाड़ा भी सिरोही में, अचलगढ़ आपके पास अजमेर में है। ये अचलगढ़ कहाँ पे, ये अजमेर में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसके बारे में बात करें तो सबसे कम है वो BWHW, जो जलवायु क्षेत्र है वो सबसे कम बारिश प्राप्त करता है। अगर अपन सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो आपके पास आता है AW, ये ध्यान में रखना, अति आर्द्र जिसको अपन कहते हैं, ये अति आर्द्र स्थान होता है। बाकी ये जो अपने पास वर्गीकरण किया गया है वो कोपेन के द्वारा किया गया है, ये ध्यान में रखना भाई, कोपेन का वर्गीकरण है ये जलवायु का। अब बात करते हैं नेक्स्ट है घुड़सवार शब्द में समास है, तो इसकी बात करें तो जो घोड़े पे सवार है इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तत्पुरुष समास, और इसके बारे में अपनी क्लास वो अपलोड होने वाली है बहुत जल्दी। बात करते हैं नेक्स्ट पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपके पास क्या है, महेंद्रगिरी है। अब बात करते हैं अन्नामुड़ी की, बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये आपके पास पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट की क्या है, पर्वत चोटी है, ये आपको ध्यान में रखना, अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की। दोदा बेटा की बात करें तो ये आपके पास नीलगिरी पर्वत श्रेणी जो है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है भाई, कौन सी, दोदा बेटा, ये ध्यान में रखना आप लोग। तो ये भी मैं गुरु शिखर के बारे में अपनी बात हो चुकी है अभी, अरावली जो पर्वत श्रृंखला उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, तो इसके बारे में बता दिया भाई, बात हो चुकी है। बात करते हैं नेक्स्ट है गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 से 1912 के मध्य कहाँ था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बेड़सा था, तो इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है वोलोदिमीर जेलेंस्की कहाँ के राष्ट्रपति है भाई, आप सभी जानते हो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और अगर समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है श्री कलराज मिश्र राजस्थान के स्पेस वे राज्यपाल हैं या थे। बात करते हैं कलराज जो मिश्र है वो अपने राजस्थान के 44वें राज्यपाल थे, ये आपको ध्यान में रखना है, 44वें राज्यपाल थे। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अपने जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री हरि भाऊ किशन राव वागड़े, ये अपने क्या है, वर्तमान राज्यपाल हैं, और ये कौन से हैं, ये 45वें राज्यपाल हैं राजस्थान के, तो ये ध्यान में रखना आप लोग, बस इसी के लिए क्वेश्चन आप लोगों को समझाया था। बात करते हैं नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, यानी अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन भेजता है राज्य मानवाधिकार किसको भेजता है, तो जाहिर सी बात है ये राज्य सरकार को भेजता है भाई, इसमें और कोई समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को बदलता है, तो इसमें जो असेंबलर होता है ये आपको बदलने का सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट में प्रोग्राम में क्या है, बदलने का कार्य करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल यूनिट अपने जो CPU में कंट्रोल करती है हर इकाई को, ALU गणित से संबंधित है, एंटीवायरस अपने वायरस को रोकता है, तो असेंबलर है वो आपके पास सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरती है, इसका आंसर बता देते हैं, आंसर आएगा इसका मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी उत्तल लेंस से जो किरणें गुजरती है वो अपवर्तन के पश्चात है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है। बात करते हैं
नेक्स्ट है राजस्थान में लोकायुक्त का पद है वो कब सर्जित किया था। इसकी बात करें तो इसमें सन है भाई कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, 1973 में है उसका पद सर्जित हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी इस खालिस्तान में आपको सही भरना है। इट्स टाइम द स्पेस वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मैंने ये क्वेश्चन अपनी कम्युनिटी बुक्स में भी डाल रखा है। इसके अलावा मैंने बहुत से क्वेश्चन समझाए हैं। जब वाक्य इट इज़ टाइम, इट्स हाई टाइम से शुरू हो तो उसके बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने हर जगह समझाई ये बात करते हैं नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच आर नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, यानी आपको इसका अपोजिट बताना है। ओपेक का अपन बताएंगे तो ये अपने पास क्या होता है जिसका नहीं देखा जा सकता है, तो इसका जो आएगा वो विलोम शब्द होगा ट्रांसपेरेंट, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। बात करते हैं नेक्स्ट है यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है, तो संधि से संबंधित है। सुनील सर के द्वारा बहुत ही शानदार क्लासेज है वो अपलोड हो चुकी है, आप वो देख लेना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है विसर्ग संधि। इसमें यशोभिलाषा में विसर्ग संधि है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सर्वदाता होता है, यानी एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा ओ। क्यों आएगा इसके बारे में अपन ने पीछे बात करी थी कि जो सर्वदाता होता है वो ओ निगेटिव होता है, जो ओ नेगेटिव होता है वो सर्वदाता होता है। अब बात करते हैं ओ पॉजिटिव की, ये ओ पॉजिटिव है। तो ओ पॉजिटिव अगर ओ नेगेटिव नहीं है तो आपका आंसर ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव मतलब अगर इस पर कोई मार्क भी नहीं है, ओ पॉजिटिव नहीं लिख रखा है, ओ नेगेटिव नहीं लिख रखा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ओ है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने वहाँ पर वो बातें समझाई थी। बात करते हैं नेक्स्ट है अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति, यानी ऐसी लोकोक्ति जिसका अर्थ ये होता है अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। तो लोकोक्ति बहुत आसान है भाई, इसका आंसर आएगा तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी उतने पाँव पसारने चाहिए जितनी लंबी अपनी सोर होती है। तो इसका मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करना होता है, व्यय करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो जो पेनगंगा है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, बस इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है कौन सा प्रोग्राम यूजर को, यानी जो यूज करता है को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में मदद करता है। तो इसकी बात करें तो जो ब्राउज़र प्रोग्राम होता है वो आपके पास क्या है, विभिन्न प्रकार की साइट्स देखने में हेल्प करता है, मदद करता है। अब बात करते हैं सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन वो है जैसे अपने पास गूगल वगैरह होता है, गूगल है, याहू है, वो अपने सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन में जब अपन सर्च करते हैं तो वो ब्राउज़र प्रोग्राम में सर्च करते हैं, इसके बाद में सर्वर प्रोग्राम है, उसके बाद में सिस्टम प्रोग्राम है। तो जो आपका ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा, ब्राउज़र प्रोग्राम हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है CDR प्रकार की CD पर डेटा को, यानी जो CDR होती है इस पे अपन CD पे जो डाटा है उसको क्या कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कई बार पढ़ तो सकते हैं उस CD को अपन, लेकिन उस पर लिखा एक ही बार जा सकता है, यानी रीराइटेबल नहीं होती है, केवल एक बार राइट किया जा सकता है। इसमें और कोई समझाने वाली बात नहीं है। कोई पूछे कि फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। यह बस आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वो आपके पास क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आभासी का मतलब अवतल, यानी जिस पर अपन रख देते हैं उस दर्पण को तो अपन को क्या है वो बिल्कुल उठा हुआ दिखाई देता है, वो अपने पास क्या होता है, आभासी या विवर्धित होता है। नेक्स्ट है हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी होता है। तो अपनी बात करें तो इसका ऑप्शन है भाई विज्ञान से संबंधित है, तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड और आयरन जो तत्व है उद्दीपक का उसकी आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है। तो इसकी बात करें तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा पूनम गुप्ता। इसमें और समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो अंतर्धान है, बाकी सारे ये गलत है भाई, ये गलत है, ये गलत है। इसमें जो अंतर्धान शब्द है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला है, यानी ये शुद्ध शब्द है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के हेमांग जायसवाल
राजस्थान के वो कौन से के यानी स्पेस के खिलाड़ी हैं, तो कौन से खेल के खिलाड़ी हैं भाई, तो वो जूडो जो खेल है उसके खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला। तो इसकी बात करें तो इसमें आपके पास क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा है, ये अपने पास भार है वो उठाया गया, उत्तरदायित्व संभाला गया है किसके उत्खनन के लिए, कालीबंगा के उत्खनन के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट है तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है। तारकसी का मतलब तारों को कस कर है वो आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो नाथ द्वारा के फेमस है, बस ये आपको ध्यान में रखना है भाई, इसमें और समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है मालपुरा करौली मैदान भाग है किस क्षेत्र का, तो लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, तो ये आपके पास बनास बेसिन का है। लेकिन अगर अपन बात करें करौली जो क्षेत्र है वो अपने पास चंबल बेसिन का भाग है, बस ये जो करौली का जो मालपुरा क्षेत्र है वो आपके पास किस में आता है, वो आपके बनास बेसिन में आता है। ये आपको संभल के करना भाई, आंसर बड़ा गलत हो जाता है कभी कभी ये बच्चों से। बात करते हैं नेक्स्ट है फिल इन द करेक्ट आर्टिकल, यानी करेक्ट सही आर्टिकल का प्रयोग करना है। ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल जो एच होता है ये साइलेंट होता है, और साइलेंट होगा तो जो ध्वनि है वो किसकी आएगी, ओ की आएगी, और ओ से पहले अपन किसका प्रयोग करेंगे, स्वर से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब आपके पास क्या होता है, कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है, तब आपके पास ये दृष्टि दोष है वो उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्निया की आकृति गोलीय नहीं होने से क्या होता है, वो होता है दृष्टि वैषम्य उत्पन्न हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है, यानी जो राजस्थान में सूखा संभाव्य कार्यक्रम चलाया गया है उसमें कौन से जो तथ्य वो सम्मिलित नहीं है, तो उसमें मिट्टी व नमी का संरक्षण करना ये सही है, जल संसाधनों का विकास करना ये भी सही है, वृक्षारोपण भी सही है, इसमें गरीबी निवारण को सम्मिलित नहीं किया गया भाई, किसमें, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में। तो बहुत ही आसान ऑप्शन दे दिया भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। मैंने समझाया था भाई ये क्वेश्चन पीछे वाले जो पेपर आपने उसमें समझाया है, जसनाती संप्रदाय जो है वो आपके पास क्या है, अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें ये सारी बातें मैंने पीछे के पेपर में समझा रखी है, आप वहाँ पे देखना भाई, बिश्नोई संप्रदाय इनके बारे में बता रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है, तो इसकी बात करें तो ये आपके कार्तिक माह में लगता है, तो इसमें और समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो इसका मैं आंसर ही बता देता हूँ, बाकी इसमें कोई ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे भाई। इसका आंसर होगा डिस्क्रिपेंसी, ये आपको ध्यान में रखना है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब क्या होता है, विसंगति होता है। बात करते हैं नेक्स्ट है किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका भी एक सीधा उत्तर बताएंगे भाई, जो विल्लो लकड़ी है, विल्लो वृक्ष है, उसकी जो लकड़ी है वो क्रिकेट का बल्ला बनाने में काम में ली जाती है। तो और समझाने की कोई बात ही नहीं है भाई इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट अब बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो जो बूंदी और कोटा क्षेत्र है वो आपके पास हाड़ौती का जो भाग है, हाड़ौती क्षेत्र का भाग है भाई। अब इसकी बात करें तो हाड़ौती बोली बोली जाती है। बात करते हैं बागड़ी की, तो बागड़ी आपके पास श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, इसके अलावा हनुमानगढ़ और चूरू, जो ये सारे क्षेत्र हैं, चूरू है, वहाँ पर अपने पास उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको अपन बागड़ी क्षेत्र कहते हैं। मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र को अपन मेवाती क्षेत्र, वहाँ पे मेवाती बोली जाती है। ब्रिज भी अपने पास अलवर भरतपुर की तरफ ही बोली जाती है। इनके बोलियों के बारे में अपन बहुत जल्दी क्लास अपलोड भी करने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है भाई, ये 2008 में छोड़ा था, ये सन आपको याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट है चूज एन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। अगर इसकी बात करें तो सी सेव्ड मनी फॉर ए रेनी डे। अब इसमें एक बात बता देते हैं, फॉर ए रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन, तो इसमें जहाँ पे बुरे वक्त है या बुरे दिन है ये रहेगा, इसमें उसने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाए। तो बात करते हैं नेक्स्ट है उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो उत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो आता है एंथ्रासाइट, ये आपके 1 नंबर पे सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पे बिटुमिनस आता है, तीसरे नंबर पे लिग्नाइट आता है, चौथे नंबर पे पीट आता है। ये इनके क्रम है। नेक्स्ट है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला अवस्थित है भाई, बहुत ही आसान किला है, बहुत ही आसान प्रश्न है, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ किला है वो गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर है।
बात करते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक क्रिया जिसके बाद में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो वह रात भर नहीं सोया। इसमें यह आएगा भाई, जो सोया है वो अपने पास क्या अकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसमें आम है वो आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें पानी है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, इसमें नाटक है वो ऑब्जेक्ट हो गया है, जबकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट है बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम। तो बीकानेर जिले में आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, उसमें कोई नदी नहीं है। इसके अलावा एक जिला और है जिसमें कोई नदी नहीं बहती, वो है चूरू। तो ये आपको ध्यान में रखना, दो जिले कौन से हैं, बीकानेर और चूरू। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। अब इसमें है व्हाट इज द टाइम स्पेस योर वॉच। अब ये क्या है कि भाई अपने पास वाक्यांश है, इसमें प्रीपोजिशन फिक्स है भाई, ये इसमें आएगा बाई, जो बाई प्रीपोजिशन है यानी बाई योर वॉच आएगा, इन योर वॉच नहीं आएगा। ये ध्यान में रखना है, आपका ऑप्शन डी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट है नागौर जिले में कौन सी झील नहीं है। तो नागौर में डीडवाना भी है, डेगाना भी है, कुचामन भी है, रेवासा नहीं है। तो रेवासा कहाँ पे है, ये आपके पास सीकर जिले में है। तो बस इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो इसमें अपने पास गणेश्वर सभ्यता है, इसमें ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है भाई। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी में इसमें सभी में ईंटों का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। तो अभी तो अपने पास क्या है 11,283 है, वो ग्राम पंचायतों की संख्या है। बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राज्य आरपीएससी जो है आरपीसी है उनके सदस्यों को हटाया जा सकता है। अब हटाया तो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। ये ध्यान में रखना भाई, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है। बात करते हैं नेक्स्ट है पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अनुस्मारक कहते हैं, यानी दोबारा याद दिलाया जाता है। अब परिपत्र बहुत ही बड़े क्षेत्र में लोगों को सूचना पहुंचाने का जो काम है वो किससे किया जाता है, परिपत्र के द्वारा किया जाता है। विज्ञप्ति जब कोई किसी चीज़ के बारे में अपने पास विज्ञापन देना चाहता है तो वो विज्ञप्ति होती है। निविदा सरकारी क्षेत्र में कोई सामान खरीदना हो, कोई नीलामी करनी हो, उसके लिए निविदा होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। यानी कब मानसून है वो प्रत्यावर्तन मतलब लौटना शुरू कर देता है कि अब मानसून है वो लौटेगा। तो आपके पास अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून वो लौटना शुरू कर देता है, या प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। बात करते हैं नेक्स्ट, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी। वो बनी आपके पास 12वीं जो विधानसभा थी उसमें अपने पास वह सुमित्रा सिंह है वो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। ये आपको ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है तवांग क्षेत्र स्थित है। तवांग क्षेत्र कहाँ पे है, तवांग क्षेत्र वो अरुणाचल प्रदेश में, जाने की और कोई बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। कौन किए गए थे भाई मनोनीत, वो किए गए थे हीरालाल शास्त्री। ये अपने पास संविधान सभा के लिए क्या मनोनीत किए गए थे, भाग लेने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था। तो ये जो सन है ये इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाया अपने पीछे के पेपर में। इसकी सन बता देता हूँ, 1977-78 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट, रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहुउत्पाद सेज स्थापित किया है। तो इसमें समझाने वाली बात नहीं है भाई, इसमें जयपुर में स्थापित किया है। बात करते हैं नेक्स्ट वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो राज प्रमुख की बात करें तो अपने पास वो बनाए गए थे महाराजा स्वाभिमान सिंह को जो राज प्रमुख बनाए गए थे, और ये अपने पास आजीवन है, अपने पास क्या रहते हैं, राज प्रमुख रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, आजीवन रहते हैं ये। अब बात करते हैं महाराजा भूपाल सिंह की। तो एकमात्र ये राजा थे जिनको अपने पास महाराज प्रमुख बनाए गए थे, महाराज प्रमुख।
ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो राज प्रमुख का पद है वो आपके पास 1956 में हटा दिया गया था और इसके स्थान पे अपने पास क्या आ गया था, राज्यपाल का पद आ गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस आपको ध्यान में रखना है कि महाराज प्रमुख कौन थे, वो थे अपने पास भूपाल सिंह, और राज प्रमुख थे वो स्वयंमान सिंह थे। बात करते हैं नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो भाई रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। पंजीका रजिस्टर होता है, संविदा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और नियमन रेगुलेशन होता है। नियमन को एक मैं बता देता हूँ, रेगुलेशन, ये आपको ध्यान में रखना भाई, नियमन रेगुलेशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों के माने जाते हैं। भाई सांपों के देवता के रूप में अपन किसकी पूजा करते हैं, गोगा जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन समझाने वाले नहीं होते भाई। बात करते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन A1 A2 A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है। तो इसका आंसर बता देता हूँ भाई, कंप्यूटर से संबंधित है। इसमें आएगा इक्वल सम ब्रैकेट A1 और अनुपात A4 आ जाएगा। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये भेदभाव से सुरक्षा है वो आपके पास अनुच्छेद 15 सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 20 में नहीं आता है, अनुच्छेद 21 में आता है। तो फिर अनुच्छेद 20 कहाँ पे आता है, अनुच्छेद 20 में अपने पास क्या है, दोष सिद्धि में संरक्षण आता है। किसमें, अनुच्छेद 20 में। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 सही है। बात करते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भूंगल है वो सारे उसको अपन भेरी के नाम से भी जानते हैं। और इन सारे आपके पास क्या है, सुशिर वाद्य है। कौन से, सुशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी ये मुंह से फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है, यानी ये विश्वास स्वरूपम वो किसकी प्रतिमा है। तो ये अपने पास भगवान शिव की प्रतिमा है। इसमें समझाने वाली बात नहीं है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज। टूल बार में उपलब्ध न्यूनतम अधिकतम फ़ॉन्ट साइज क्या है। तो वो आपके पास है 8 और 72, यानी फ़ॉन्ट की साइज़ है वो मिनिमम तो 8 है, मैक्सिमम वो 72 है। इसमें और समझाने की बात भी नहीं है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। बात करते हैं नेक्स्ट है ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम क्या है। तो वो राजेश गोधा का ऑप्शन हो जाएगा सही। बात करते हैं नेक्स्ट है एक भू स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल से भ्रमण करता है। तो इसकी बात करें, इसका आंसर तो वो आएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। और भूमध्य रेखीय तल से क्या है, वो अपने पास भ्रमण करता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।